हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इतिहास लेखन की कड़ी में एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जदुनाथ सरकार, जिनको सर जदुनाथ सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहली बात तो उनके बारे में ये जानेंगे कि आखिर उनका जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ, उनकी प्रारंभिक जीवनी को जान लेंगे पहली बात। दूसरी, उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की गई उसके संबंधित बातों को जानेंगे। तीसरी बात, जो इतिहास लेखन से संबंधित उनके विचार थे उन बातों को भी जानेंगे। और इसमें अंतिम चीज़ें जो है कि उनकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती है, तो आखिर किस आधार पर उनकी आलोचनाएं की जाती है और आलोचना जो होता है वो आखिर उसका आधार क्या है, या फिर क्या तर्क दिया जाता है उनके विरुद्ध आलोचना करने का, उनको भी आज देखने का प्रयास करेंगे। आप यूनिवर्सिटी हो या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ लगभग ये संभावित होता है कि कुछ महत्वपूर्ण जो इतिहासकार हैं उनसे रिलेटेड कुछ बातें पूछी जाती हैं। तो यूनिवर्सिटी में तो निश्चित तौर पर आप जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ पे पूछी जाती है एमए में। और इसके अतिरिक्त आप देखने जाएँ तो फिर आप यूजीसी नेट में भी आप इससे संबंधित सवाल देख सकते हैं। तो चलिए आज उन्हीं बातों की चर्चा करते हैं। तो देखिए, इनका जन्म जो हुआ था सर यदुनाथ सरकार, इनकी उपाधि है सर की उपाधि इनको मिली चूँकि इन्होंने इतिहास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया था और शिक्षा जगत को अपने कार्यों से काफ़ी प्रभावित किया था शिक्षा जगत में। तो इस वजह से इनको सर की उपाधि दी गई थी। तो इनका ये उपाधि है, इसीलिए इनका पूरा नाम होता है जदुनाथ सरकार, सर जदुनाथ सरकार। इनके पूरे नाम के आगे सर लगाया जाता है और सर जदुनाथ सरकार इनको बुलाया जाता है। और इसके अलावा इनका शॉर्ट नेम आप जानते भी हो, जे जदुनाथ सरकार, JN सरकार इनको बुलाया जाता है, JN सरकार। तो इनको शॉर्टली JN सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस बात को जानते होंगे। तो चलिए आज उन्हीं के बारे में चर्चाएं करनी है हमें। अब देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म देखिए दिसंबर 1870 में, ये जो है बंगाल में जो है राजशाही ज़िला था वहाँ पे हुआ था। अब ये बांग्लादेश में पड़ता है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। यानी इनकी मातृभूमि जो थी उस समय वो हिंदुस्तान के बांग्लादेश, जॉब बन गया है बांग्लादेश, लेकिन वो बंगाल का हिस्सा होता था राजशाही ज़िला, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम राजकुमार सरकार था। अब देखते हैं कि ये तो इनकी फैमिली बैकग्राउंड थी और इसमें ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करें और क्यों ना उसके बारे में लिखें, तो इसमें ज़्यादा उनके परिवार से संबंधित बातों को नहीं लिखना होता है, उसमें उनके कार्यों को लिखना होता है कि उन्होंने क्या किया। तो चलिए एक थोड़ी सी इनकी जो है शिक्षा दीक्षा को देख लें। तो वही राजशाही जो बंगाल में पड़ता है वहीं पे इनका आरंभिक शिक्षा दीक्षा हुआ। इसके पश्चात इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से अंग्रेजी और इतिहास में प्रतिष्ठा प्राप्त किया। और उसके बाद ये क्या होता है कि इनको विदेश जाने का अवसर मिल जाता है कि आप विदेश जाइए और वहाँ पे शिक्षा प्राप्त कीजिए। इसके लिए इनको स्कॉलरशिप भी मिलता है, लेकिन वो विदेश नहीं जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि भाई हम यहीं पे कार्य अपना करेंगे। तो रिपन कॉलेज जो कि बंगाल में है, तो वहाँ पे इन्होंने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया और अंग्रेजी के व्याख्याता के पद पे ये चयनित हुए। अंग्रेजी में मतलब व्याख्याता के पद पे चयनित होकर उन्होंने वहाँ पे अपना सेवा दिया। 1926 तक देखिएगा, 1893 से 1926 तक अंग्रेजी और इतिहास विषय के शिक्षक के रूप में रहे। यानी बारी बारी से कभी अंग्रेजी के तो कभी इतिहास विषय के ये शिक्षक रहे। उसके पश्चात आप देखिएगा 1926 में के बाद मतलब 1926 से 28 तक ये 2 वर्षों के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्त होते हैं। और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिसके वजह से ये होता है कि बाद में इनको सर की उपाधि दी गई और इनके नाम के आगे लगा दिया सर जदुनाथ सरकार। इसलिए जब इनको पढ़ेंगे तो इनकी उपाधि है सर जदुनाथ सरकार। तो आप कई एक पुस्तकों में ये भी देखेंगे कि सर की उपाधि इनको मिली है और वहाँ पे आप देख पाएंगे कहीं कहीं सर भी लिखा होगा। तो इसीलिए इनको शिक्षा के क्षेत्र में जो इनका कार्य था इस वजह से इनको मिला। तो आखिर शिक्षा के क्षेत्र में इनके द्वारा क्या कार्य किए गए उसको भी बारी बारी से हम लोग समझ लेंगे। पहले अब समझते हैं कि आखिर इनके द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई और उसमें क्या बातें वर्णित की गई। तो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हैं उनको हम लोग आज देख लेते हैं। तो उससे संबंधित बातों को अब देखिए इनकी एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब। ये औरंगजेब नाम से ही आपको लग रहा है, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब मतलब औरंगजेब का इतिहास से संबंधित ये पुस्तक था। तो इसमें आप देखिएगा मुगलकालीन बातों को इसमें चर्चित किया गया है और मुगल काल के ही बारे में चर्चाएं इसमें की गई है। तो आखिर क्या है, तो हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब जो है ये सर यदुनाथ सरकार की महत्वपूर्ण पुस्तक में से एक मानी जाती है। ये इसकी रचना जो है 1912 से 1924 के मध्य में इन्होंने किया था। इस पुस्तक में आप देखिएगा
औरंगजेब के समय जो उत्तराधिकारी के युद्ध हुए मुग़ल काल में, उसके बारे में चर्चा है। उसके बाद औरंगजेब की प्रशासनिक नीतियाँ क्या क्या थी, उसके सिद्धांत क्या क्या थे, ये तमाम चीज़ों की चर्चा है। फिर आप देखेंगे औरंगजेब जब 25 वर्षों के आसपास दक्कन भारत में चला जाता है युद्ध वगैरह करने के लिए, तो उस समय उत्तर भारत की स्थिति क्या थी उसके बारे में, और उस समय जो अशांति और अराजकता उत्तर भारत में उपजी उसके बारे में इस पुस्तक में चर्चा है। उसके बाद देखिएगा जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के पश्चात जो है आप देखेंगे भारत में, तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो है मुग़ल काल में ही आप मुग़ल का एक तरह से पतन भी शुरू हो जाता है, और वहीं से आप देखेंगे छोटे छोटे राजवंशों का उदय होने लगता है। भले ही उनके बाद औरंगजेब के पश्चात और भी शासक बने, लेकिन उनका कोई विशेष योगदान नहीं रहा मुग़ल सत्ता को मजबूती प्रदान करने में। औरंगजेब के बाद देखिएगा बहादुर शासक बनते हैं, वह भी कमज़ोर शासक के रूप में होते हैं। और उसके बाद देखिए क्रम से जितने भी शासक हुए वो सब के सब कमज़ोर मालूम पड़ते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज़ी सत्ता कहीं ना कहीं मतलब धीरे धीरे भारत में इंटर कर जाती है और उसका स्थापना होना प्रारंभ हो जाता है, और धीरे धीरे मुग़लों का पतन भी यहीं से आरंभ हो जाता है औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में इसमें चर्चाएँ की गई है हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब वाली पुस्तक में। तो ये इन बातों से संबंधित ये पुस्तक है और इसमें इसकी चर्चाएँ हैं। लेकिन कुछ बातें ये भी है कि औरंगजेब के बारे में, उसकी धार्मिक नीतियों के बारे में भी इसमें चर्चाएं हैं, जिसका इन्होंने सत्यता के साथ लिखने का प्रयास किया। और इन्होंने कोशिश किया है कि जो भी बातें ये लिखे ये सत्य हो, यानी सत्य पे आधारित हो, इनमें पूर्वाग्रह ना हो। ये इनका प्रयास निरंतर रहा अपने लेखन कार्य में। इसके लिए इन्होंने लिखित और जो है पुरातात्विक साक्ष्य उनका भरपूर प्रयोग अपने लेखन सामग्री के रूप में किया था। ये भी इनकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनकी स्पेशल चीज़ें हैं ये इनकी। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब के पश्चात इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक आ जाती है शिवाजी एंड हिज टाइम। तो हिज होगा, यहाँ हिज लिखा गया है बट ये हिज है, हिज टाइम। तो ये आप ध्यान रखेंगे, शिवाजी एंड हिज टाइम। ये पुस्तक जो है इनकी वो, इसको आप देखेंगे तो ये 1919 की पुस्तक है जदुनाथ सरकार की। और इस पुस्तक में क्या चर्चाएं हैं तो उसको अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इस पुस्तक में क्या होता है कि ये बोलते हैं कि ये पुस्तक जो है इसको जब इन्होंने लिखा था तो इन्होंने इसमें शिवाजी के बारे में भी आलोचनाएं की है, इनके द्वारा आलोचना की गई। इन्होंने बताया कि देखिए अफजल खां जब शिवाजी को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि भाई उनसे जब गले मिलता है, और देखिएगा जब वह अफजल खां बगनक मतलब इनको मारने का प्रयास करता है शिवाजी को, और इसी कड़ी में क्या करते हैं शिवाजी उसकी हत्या कर देते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि शिवाजी अपने हाथ में बाघ का नाखून के शेप का हथियार होता था, उस समय बगनख का यूज करते थे, उसका यूज करते हैं। और कहीं कहीं कटार का भी यूज है कि भाई कटार का यूज किए और उसका यूज करके अफजल खां की मृत्यु शिवाजी कर देते हैं, मतलब उसकी हत्या कर देते हैं। तो इसके बारे में ये कहते थे, जदुनाथ सरकार का ये मानना है, इन्होंने जो अपने शोध और अध्ययन के आधार पर जो बोला इन्होंने, तो इन्होंने कहा कि देखिए ये हत्या जो है शिवाजी के द्वारा ना तो अपने रक्षा के लिए की गई, बल्कि इन्होंने उसको मारना था इसलिए इन्होंने मार दिया। ये बात जदुनाथ सरकार बोलते हैं, जिसका बाद के इतिहासकारों ने प्रत्युत्तर भी दिया है, जो कि इनकी आलोचना में हम बताएंगे। लेकिन इसमें मेन चीज़ वही है, शिवाजी के टाइम की घटनाओं के बारे में है। और ये रचना जो है 1919 की पुस्तक है। और इस पुस्तक ने महाराष्ट्र के लोगों में असंतोष इसलिए पैदा कर दिया क्योंकि शिवाजी को महाराष्ट्र के लोग बहुत बड़े योद्धा भी मानते हैं, और आज भी देखिएगा हमारे संपूर्ण भारत में शिवाजी को बहुत ही महान रूप में जाना जाता है और महान योद्धा के रूप में। और महाराष्ट्र के लोग तो आज भी उनकी काफ़ी पूजा पाठ ये सारी चीज़ें करते हैं उनसे रिलेटेड। और उस समय भी उनका बहुत मतलब महाराष्ट्र के लोगों में बहुत बड़ा इज्जत था उनके वीर का, जिसके कारण उनकी वीर गाथा का जो इज्जत था। और इन्होंने जब इन बातों को लिखा तो इनका प्रतिरोध होना वहाँ पे आरंभ हो गया। और यह पुस्तक जो है इसमें इन्होंने ये दर्शाने का प्रयास किया है, दर्शाने नहीं बल्कि इन्होंने जो अपने साक्ष्य थे उसके आधार पर लिखा है, जो वो चीज़ अभी समझिए कि इसमें इन्होंने बताया कि मराठा नायक को शानदार सफलता मिली, ये बोलते हैं, किंतु वह राष्ट्र का निर्माण करने में विफल रहे। जो कि आप जान भी रहे हैं कि मराठाओं ने कोशिश तो किया कि संपूर्ण भारत
को एक राष्ट्र के रूप में और इन्होंने जो है मतलब एक संघ में बांटने का जो प्रयास किया था उसमें वो सफल नहीं हो पाए। यही बात इन्होंने लिखा। उनकी अधिकांश संस्थाएं पूरी तरह मौलिक नहीं थी, यानी वैध नहीं थी। इनका मानना था जदुनाथ सरकार का कि उनका जो मराठों का जो अधिकांशतः संस्था जो थी, उन्होंने जो संस्थाएं बनाई थी वो वैध नहीं था। उसके बाद इस ठोस प्रमाण के आधार पर देखिएगा इससे क्या हुआ, जब ऐसा इन्होंने अपना प्रमाण दिया और अपनी ऐसी चीज़ें इन्होंने मराठाओं के विरोध में लिखा, यानी विरोध नहीं कहें तो इन्होंने एक तरह से सही बातों को लिखने का प्रयास किया। महाराष्ट्र के लोगों में इससे रोष उत्पन्न हुआ और राष्ट्रवादी इतिहासकार जो मराठाओं का गुणगान करते थे उनको भी इससे ठेस पहुंचा। वे भी इनकी विरोध में बातें करने लगे जदुनाथ सरकार की। उसके बाद देखिएगा इनकी एक अन्य पुस्तक है जो कि विलियम इरविन की अधूरी पुस्तक थी, उसको इन्होंने पूरा किया था, जो कि नादिर शाह जो कि 1922 में इन्होंने पूरा किया, और द फॉल ऑफ द मुग़ल एम्पायर जो कि 1932 से 50 के बीच इन्होंने पूरा किया था। जो विलियम इरविन की पुस्तक थी उसी को इन्होंने पूरा कार्य किया था, यानी उसको पूरा किया था। उसके बाद देखिए सर जदुनाथ सरकार की एक अन्य पुस्तक है जो कि उनकी मृत्यु के पश्चात ये प्रकाशित हुआ था, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ। इसको इन्होंने इनकी मृत्यु के पश्चात यानी इनके मरणोपरांत ये प्रकाशित होने वाली पुस्तक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन सी पुस्तक इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई, तो मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो 1960 में प्रकाशित हुई थी, ये ध्यान में आप रखेंगे। अब देखते हैं कि सर यदुनाथ सरकार का जो है वो इतिहास लेखन में इनका किस तरह से यूज, इन्होंने इतिहास को लिखने में किन किन तरह से सामग्रियों का यूज किया और किन किन सामग्रियों का यूज किया। तो पहली बात तो ये जानिए, इन्होंने लिखित और जो है पुरातात्विक साक्ष्य दोनों का प्रयोग किया। साहित्य का भी प्रयोग किया तो इन्होंने पुरातात्विक साक्ष्यों का भी प्रयोग किया। तो यदुनाथ सरकार ने जितने भी साहित्य का प्रयोग किया, उन साहित्य के जैसे कि रिकॉर्ड्स जो भी होते थे उस समय के, उसके अलावे डायरियां हैं या फिर उस समय की समकालीन दस्तावेज हैं, जिस घटना को ये लिख रहे हैं उनसे संबंधित जो समकालीन दस्तावेज है, डायरी है, रिकॉर्ड्स हैं, प्रशासनिक जो प्रशस्तियाँ हैं, उन तमाम चीज़ों का अध्ययन किया और विभिन्न भाषाओं के साथ उसका अध्ययन किया, जैसे फारसी, उर्दू एवं अन्य भाषाओं का भी अध्ययन करके उनको पढ़ा लिखा। उसके पश्चात उससे जो महत्व की बातें थी और सत्य बातें थी उसको उन्होंने अपने इतिहास लेखन में प्रयोग किया और तब उन्होंने इतिहास को लिखा। इसके अलावा उन्होंने लिखित साक्ष्य के अलावा इन्होंने देखिएगा मौखिक साक्ष्यों का भी, माफ़ कीजिएगा, ये पुरातात्विक साक्ष्यों का भी प्रयोग किया। इन्होंने मुग़ल कालीन जितने भी धरोहर थे यानी पुरातात्विक स्थल थे जहाँ से आप देखेंगे जैसे कि मुग़ल काल में कई एक आर्किटेक्चर वाले काम हुए और कई एक सांस्कृतिक इमारतों का निर्माण हुआ, उन तमाम इमारतों स्थलों का अध्ययन किया, वहाँ पे गए, युद्ध स्थलों पर गए, वहाँ के लोगों के बारे में जाने, उस भौगोलिक स्थिति को समझे। उसके बाद उन्होंने वहाँ के लोगों की स्थिति और रहन सहन को जानते हुए तब इन्होंने अपने इतिहास लेखन में उनका प्रयोग किया। यही बातें इन 2 पैरा में लिखी गई है, इसको आप देख सकते हैं। तो यही इन्होंने उन तमाम चीज़ों का अध्ययन करने के पश्चात उसे अपने इतिहास लेखन में प्रयोग किया और तब इन्होंने इतिहास को लिखने का कार्य किया। इनकी अगली बातें ये भी थी जो है उसे अब हम लोग समझते हैं। तो वो अगली बातें ये है, इन्होंने न केवल एक श्रद्धालु के रूप में इतिहास का अध्ययन किया यानी उस क्षेत्र का अध्ययन किया, बल्कि ये सभी संकीर्ण मान्यताओं से मुक्त होकर इन्होंने इतिहास को लिखने और पढ़ने का कार्य किया था। इन्होंने धर्म, जाति, परिवार और नस्ल, इन तमाम जो बातें हैं या देश, ये तमाम जो चीज़ें हैं जो संकीर्ण मान्यताओं को यानी संकीर्ण विचारों को प्रभावित कर सकती हैं, उनसे अपने आप को छुटकारा पाकर इतिहास को लिखने का कार्य किया और इतिहास को समझने का प्रयास किया, ताकि ये तमाम संकीर्ण चीज़ें उनके ऊपर हावी ना हो और उनके इतिहास लेखन को प्रभावित ना कर सकें। इसलिए इन्होंने इन तमाम चीज़ों का प्रयोग किया और इसके आधार पर इन्होंने इतिहास को साफ़ सुथरा रूप में लिखने का प्रयास किया। और इनके इतिहास की एक बड़ी स्पेशल चीज़ें ये थी कि इन्होंने जो भी इतिहास को लिखा है उसमें ठोस प्रमाण का प्रयोग किया है, यानी जो भी बातें की है उसको प्रमाण के आधार पर सत्य दिखाने का भी प्रयास किया कि हमने प्रमाण का मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट का यूज किया है, पुरातत्व हो या फिर लिखित साक्ष्य हो, उसका प्रयोग किया है। उसके बाद हमने किसी घटनाओं को सही रूप से स्थापित या बताने का प्रयास किया है, मतलब हमने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी भी घटना को नहीं लिखा है। ये इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इतिहास लेखन में इसीलिए राष्ट्रवादी होते हुए भी इनकी बातों को काफ़ी इतिहासकारों ने स्वीकार भी किया है। चूँकि
आप जानते हैं राष्ट्रवादी इतिहासकार जो भी हैं वो राष्ट्र के बारे में यानी अपने विचार को जब भी रख रहे थे तो उन्होंने भारत को सर्वश्रेष्ठ दिखाने का प्रयास किया और उसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने से वे बचे थे, लेकिन इन्होंने वैसा नहीं किया। इन्होंने हर तमाम चीज़ों का जो यूज किया उसमें इन्होंने अपने आलोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। लेकिन इसके बाद भी इनकी आलोचनाएं की जाती है। एक हैं A.L. श्रीवास्तव नामक इतिहासकार। A.L. श्रीवास्तव ने सरकार की जो आलोचना की है उसमें कहा है कि देखिए, औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का वर्णन जब भी वो कर रहे थे उन्होंने उसके बनारस फरमान का उल्लेख नहीं किया है, जिसमें वो बनारस फरमान को जारी करता है और जो विश्वनाथ मंदिर है उसको भूमि अनुदान देने का कार्य करता है। कौन? औरंगजेब। तो इसके विरोध में तब इन्होंने इसका उत्तर दिया। A.L. श्रीवास्तव जो हैं उन्होंने जब इनके ऊपर आरोप लगाया कि मतलब इन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का आलोचना इन्होंने किया है, उसकी धार्मिक नीति का, जदुनाथ सरकार ने, तो वही A.L. श्रीवास्तव का मानना था कि देखिए वो उनकी धार्मिक आलोचना, आप स्थिति का आप आलोचना करते हैं लेकिन उसके जो बनारस फरमान थे उसका आप तो वर्णन ही नहीं करते हैं, जिसमें उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उसको भूमि अनुदान दिया था, उसका आप चर्चा ही नहीं करते हैं। तब ये बोलते हैं जदुनाथ सरकार, देखिए ऐसा नहीं है, उसने अगर अनुदान दिया तो इसके पीछे भी उसके कुछ लाभ थे। उसके लाभ ये थे कि वो इसलिए अनुदान दिया था क्योंकि वह चाहता था कि सुजा को पकड़ना, और सुजा को वो तभी पकड़ सकता था जब उसको हिंदुओं का समर्थन प्राप्त होता है। इसीलिए हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने भूमि अनुदान दिए थे मंदिर को। तो ये बात देकर उन्होंने अपने विरोध में जो आलोचनाएं हो रही थी उनके विरोध में, उसका इन्होंने प्रत्युत्तर दिया। इसके अलावा एक अन्य आलोचना ये भी कहा जाता है इनके बारे में कि शिवाजी के द्वारा जो अफजल खां की हत्या की गई थी, वे ये बोलते हैं कि ये आत्मरक्षा में शिवाजी नहीं किया था, यानी शिवाजी चाहता था कि हम अफजल खां की हत्या कर दें, और शिवाजी उनके सभी चालों से वाकिफ़ था, अफजल खां के हर एक नीतियों से वाकिफ़ था। चूँकि अफजल खां की एक नीति थी कि वो किसी भी अपने व्यक्ति से मिलता था तो वो छलपूर्वक उससे मिलता था और उसको गले लगाने के बहाने उसके गले को दबा देता था और उसके बाद उसकी मृत्यु कर देता था। तो शिवाजी इस बात से परिचित थे और उन्होंने उसकी हत्या कर दी। तो ये बात इनका मानना था, किनका? तो जदुनाथ सरकार का। लेकिन कुछ विरोधी जो इनके जो आलोचक हैं उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, शिवाजी ने उसकी जो हत्या की है वो अपने सेल्फ डिफेंस में की है, यानी आत्मरक्षा के ही उद्देश्य से की थी। तो इस तरह से इनकी आलोचनाएं भी होती है। इनके ऊपर एक आलोचना यह भी लगता है, इनके ऊपर धार्मिक कट्टरता का भी आलोचना लगा है कि इन्होंने इस्लाम के विरोध में बातें की और औरंगजेब की नीतियों का विरोध इन्होंने किया, यानी उनके प्रति इनका पूर्वाग्रह से ग्रसित विचार था। ये तमाम आलोचनाएं इनकी होती है। बट इनकी चीज़ों को देखेंगे तो इन्होंने जितनी भी बातें लिखी वो तर्क और उन्होंने प्रमाण के आधार पर लिखा था। उनमें कोई उंगली उठाने के बावजूद अगर तर्क देखा जाए, तर्कगत देखा जाए, तो इन्होंने सभी चीज़ों का, सभी घटनाओं के वर्णन में इन्होंने तर्क देकर ये बताया कि हमने जो भी घटनाएं लिखी है वो तमाम घटनाएं सत्य हैं और गलत नहीं है। इस तरह आप देख पाए कि जदुनाथ सरकार की जो जर्नी है, इनकी जो कार्य हैं वो काफ़ी उन्नत किस्म के थे और काफ़ी प्रामाणिक हैं, इसीलिए इनको सर की उपाधि से भी नवाजा गया था। तो इन तमाम चीज़ों के साथ हमने कोशिश किया है कि आपको जदुनाथ सरकार के बारे में एक ओवरव्यू आपको दिया जाए। देखिए, इस टॉपिक पे बात करने में कई घंटे की क्लास हो सकती है, बट एक ओवरव्यू आपके पास हो, ये बहुत महत्व की बातें हैं जो कि ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो हमने वही प्रयास किया कि एक ओवरव्यू दें। बाकी चीज़ें आप अगर चाहेंगे तो आप पुस्तकों के माध्यम से पढ़ सकते हैं और उनमें कई एक बातों की चर्चाएं और भी बृहद तरीके से की गई है, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और कुछ त्रुटियाँ हो तो कमेंट में आप जाके ज़रूर कर सकते हैं और हम उसमें कोशिश करेंगे कि उसमें सुधार हम कर सकें। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।